हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ ग्रेड थर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो श्वसन तंत्र का टेस्ट हम लोग देने वाले हैं। टोटल जो है वो 25 से लेकर 26 तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले की दो क्लासेस में मैंने कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया है, सो उसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। देन आप लोग इस टेस्ट को दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग यहाँ से नहीं देख सकते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहां से भी इसको देख सकते हैं, वहां से भी टेस्ट दे सकते हैं, या वहां पर भी जो है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मानव शरीर में CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग कितने प्रतिशत होता है। क्या पूछा है कि CO2 का जो परिवहन होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो कल की क्लास में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि CO2 का जो परिवहन परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में कितने प्रतिशत होता है। तो वो होता है 70%। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। 54 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी या 80 किलो कैलोरी। ऑक्सी श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज के रूप में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो उसके अंदर होती है 686 किलो कैलोरी। ये चीज भी मैंने कल की क्लास में आप लोगों को करवाई है। सबसे लास्ट वाला पेज जिसमें मैंने ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर बताया था, उसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट आप लोगों की यही है। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी है या फिर अगर आप लोगों ने नोट्स भी डाउनलोड करके पढ़े हैं तो भी आप लोगों से ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। आगे देखेंगे, अनऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कहां पर संपन्न होती है। अनऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, या ए या बी दोनों में। तो देखिए, केंद्रक में तो कभी भी जो है वो श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोगों से, अनऑक्सीश्वसन, और हम लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा ऑक्सीश्वसन होता है, तो केंद्रक होगा नहीं और माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी जो है उसके अंदर ए और बी है। तो यहाँ पर अनऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में। तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा है, गैनोंग श्वसन मापी द्वारा निम्नलिखित में से किसका मापन किया जा सकता है। गैनोंग श्वसन मापी, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया है, श्वसन दर का, श्वसन गुणांक का, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण का। भाई वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण का तो श्वसन तंत्र से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों तो अपने आप हट गए। अब आता है श्वसन दर या श्वसन गुणांक। तो देखिए, श्वसन दर जो होता है वो किससे मापते हैं, स्पेग्नोमीनोमीटर से मापते हैं। तो गैनोंग श्वसन मापी से किसको मापेंगे, श्वसन गुणांक से, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, मासल प्लांट्स का और भी बहुत सारी चीजों के जो है वो श्वसन गुणांक बताए थे। तो यहाँ पर आप लोगों का फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा होता है। बोला क्या है, 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन। भाई ऑक्सीजन का परिवहन सबसे ज्यादा जो है वो केवल एक ही चीज के माध्यम से होता है। बताना है आप लोगों को किसके माध्यम से होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बोमिनो यौगिकों के रूप में, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, या रुधिर प्लाज्मा के रूप में। तो ऑक्सीजन का परिवहन सबसे ज्यादा जो है वो हीमोग्लोबिन यानी कि HB के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। HB का रंग हम लोगों से पूछा है। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, चमकदार लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है, या बैंगनी होता है। तो बताना है आप लोगों को, मैंने जब क्लास ली थी तब भी बताया था, हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। जब वह ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, वो चमकदार लाल होता है। लेकिन हम लोगों से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग नहीं पूछा है, हम लोगों से हीमोग्लोबिन का रंग पूछा है। तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। तो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध किससे है? एम्फाइसीमा जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित होती है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से ज्यादा नजदीक है? कंठ है, फेफड़ा है, धमनी है, हृदय है। देखिए वैसे तो सारे ही ऑर्गन जो है हेल्प करते हैं श्वसन प्रक्रिया में। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे भाई गला भी मदद करता है, फेफड़ा भी मदद करता है, दोनों करते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है श्वसन तंत्र से रिगार्डिंग? फेफड़ा है। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस, फेफड़ा जिसको हम लोग लंग्स में बोलते हैं। आगे देखेंगे ऑक्सीश्वसन में होने वाली ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ईटीएस में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑक्सीश्वसन में होने वाली जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो हमेशा जो है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो 8th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यूकैरियोटिक जीवों में क्रेब्स चक्र की संपूर्ण क्रिया निम्नलिखित में से कहाँ पर संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया जो होती है वो कहाँ संपन्न होती है? कोशिका कला में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, या तारक काय में? तो आप लोगों को याद रखना है कि क्रेब्स चक्र किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो आप लोगों के यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। ये मैंने छोटे से शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को जो है वो फ्लो चार्ट बना के भी सिखाया था और शॉर्ट फॉर्म में भी दिखाया था, दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए थे। तो 9th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर होगा 9th का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन है किस कारण से श्वास नली से वायु के निकल जाने पर भी वह पिचकते नहीं है? वही श्वास नली में हम लोगों को पता है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण जो है वो हमारे गले के अंदर जब श्वास निकल जाती है या हमारे शरीर के अंदर जब श्वास आती है फिर भी श्वास नली कभी भी पिचकती नहीं है। क्यों? वहां पर क्या होता है? एपिग्लॉटिस होती है, स्वर यंत्र होता है, उपास्थि वलय होती है, या डायाफ्राम? यहाँ पर डायाफ्राम होगा, डायाक्रम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है भाई श्वास नली क्यों नहीं पिचकती है? क्योंकि वहां पर क्या होते हैं? वहां पर 9 जोड़ी उपास्थि वलय होते हैं जो कि सी के आकार के होते हैं, सी आकार के उपास्थि वलय होते हैं। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? प्लाज्मा में घुलकर हीमोग्लोबिन के माध्यम से, बायकार्बोनेट के रूप में, या उपयुक्त सभी? देखिए हम लोगों से क्या पूछा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का परिवहन। हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ा था, ऑक्सीजन का पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं पढ़ा था। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे शरीर में हर किसी माध्यम से जो है वो उसका परिवहन हो सकता है। ऑक्सीजन का फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और जो अदर कंपोनेंट होते हैं वो किसी के भी साथ में मिल जाते हैं और वहां पर क्योंकि थोड़े थोड़े अमाउंट में ही होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का परिवहन किसके माध्यम से होता है? इन तीनों के माध्यम से इसका परिवहन होता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस रोग को फुफ्फुस शोथ या फुफ्फुस प्रदाह रोग भी बोलते हैं? भाई फुफ्फुस शोथ किस रोग को बोलते हैं? जहां पर फेफड़े, मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। निमोनिया होगा, क्षय रोग होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, या जुकाम होगा? तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के जो फुफ्फुस रोग है, फुफ्फुस से संबंधित, वो हो जाता है निमोनिया, जहां पर मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आगे देखेंगे 13 नंबर सांस लेना यानी ब्रीथिंग कैसी अभिक्रिया है? देखिए एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है ब्रीथिंग, दोनों में बहुत अंतर होता है रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग जो होता है वो एक तरीके से बाहरी अभिक्रिया होती है, बाह्य श्वसन होता है जो भौतिक होता है, फिजिकल होता है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो इंटरनल होता है, आंतरिक श्वसन का पार्ट होता है, तो वो रासायनिक होता है। तो सांस लेना कैसी प्रक्रिया होती है? भाई गतिज अभिक्रिया तो होगा नहीं क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ नहीं रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। हम लोगों से ब्रीथिंग पूछा है, ब्रीथिंग जो होती है वो एक तरीके से भौतिक अभिक्रिया होती है। आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का जो है वो विनिमय किसके कारण होता है? ताप में अंतर के कारण, उनके दाब में अंतर के कारण, जलीय अपघटन के कारण, एक या बी दोनों? ए या बी दोनों? भाई मैंने क्लास करवाई थी तब भी बताया था कि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन यानी O2 और CO2 दोनों का जो गैसों का विनिमय होता है वो उनमें दाब में अंतर के कारण होता है। दो प्रक्रिया होती है, जब हम लोग बाहरी श्वसन करते हैं तो विसरण की क्रिया होती है, आंतरिक श्वसन करते हैं तो दाब में अंतर होता है।
है ना? तो गैसों का विनिमय, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, आप लोगों के जो गैसों का विनिमय होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है, यानी बाहरी श्वसन जो होता है वो दाब में अंतर के कारण होता है, और इंटरनल यानी जो आंतरिक श्वसन होता है वो आप लोगों के विसरण के कारण होता है। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? सिलिकोसिस, श्वसनीशोथ, वात, स्फीति या न्यूमोनिया। तो ऐसे लोग जो कारखानों में काम करते हैं तो उनको सिलिकोसिस रोग होने की संभावना रहती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग जो श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? श्वसन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। श्वसनी, बोमन संपुट, डायाफ्राम या श्वास नली। तो देखिए श्वसनी है जो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेगी, डायाफ्राम भी लेगा, श्वास नली भी लेगी, तो कौन बचा? तो बचा कौन? बचा ये बोमन संपुट। तो बोमन संपुट किससे रिलेटेड है? बोमन संपुट उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड है। इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में उत्सर्जन तंत्र को डिस्कस करूंगी, उसमें मैं आप लोगों के साथ में बोमन संपुट को डिटेल में डिस्कस करूंगी, जहां पर आप लोगों के वुमेन सपोर्ट से रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। श्वसन की प्रक्रिया में बाह्य श्वसन से क्या तात्पर्य होता है कि बाहरी श्वसन क्या होता है? जीवों में वायुमंडल से ऑक्सीजन का अंतःकरण, CO2 का निष्कासन। CO2 का अंतःकरण, ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन तो मानव छोड़ता नहीं है तो ये तो होगा नहीं। जीव द्रव्य में होने वाला संपन्न होने वाला श्वसन, भाई जीव द्रव्य में संपन्न होने वाली प्रक्रिया बाह्य श्वसन नहीं होती है। रुधिर में O2 और CO2 का परिवहन नहीं। यहाँ पर पूछा है बाह्य श्वसन से क्या संबंध है, बाह्य श्वसन से क्या तात्पर्य है? तो बाह्य श्वसन का मतलब यही सीधा सा है कि जीव जो होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 का निष्कासन करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है। भोजन को निगलते समय श्वास नली को ढकने का काम करता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करता है। भाई भोजन को जब हम लोग निगलते हैं तो श्वास नली को एक पार्ट जो होता है वो ढक लेता है, ताकि हमारा जो भोजन है वो श्वास नली में न जाए। तो कौन सा वो ऑर्गन होता है? ग्रसनी होती है, एपिग्लॉटिस होता है, कंठ होता है, या श्वसनिकाएं होती है? तो वो हमारे शरीर का एपिग्लॉटिस वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग घाटी ढक्कन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। फेफड़ों और रक्त के मध्य होने वाली गैसीय विनिमय की क्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपन्न होती है? फेफड़ा और रक्त के मध्य, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, बाहरी श्वसन जो होता है वो दाब के अंतर के कारण, आंतरिक श्वसन यहाँ पर फेफड़ा और रक्त के मध्य गैसों का विनिमय तो किसके कारण होगा? तो वो विसरण के कारण होगा। भाई रसारोहण बिंदु स्रावी तो होगा नहीं, यहाँ पर सीधा आपका आंसर हो जाएगा विसरण हो जाएगा। बाहरी श्वसन में होता है दाब में अंतर, और आंतरिक श्वसन होता है विसरण। आगे देखेंगे हम लोग। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण क्या होता है? सफेद रंग के फुफ्फुस हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है मनुष्य में। उसका कारण क्या है? एस्बेस्टोस है, कागज की लुगदी है, सिलिका है, या फिर कपास के रोए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा एस्बेस्टोस। और एस्बेस्टोस और सिलिकोसिस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया है, ये दोनों मैंने रोग जो है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस भी किए हैं जब मैंने नोट्स वाली क्लास ली थी तब। मनुष्य में दाएं व बाएं फेफड़ों में लोब यानी पालियों की संख्या पूछी है कि दाएं फेफड़े में कितनी होती है और बाएं फेफड़े में कितनी होती है। भाई जो राइट साइड वाला फेफड़ा होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, और बायां फेफड़ा जो होता है वो एज कम्पेयर टू दायां फेफड़ा छोटा होता है। देखिए बायां जो फेफड़ा होता है, बायां फेफड़ा जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। दायां फेफड़ा बड़ा होता है, इसलिए तीन पार्ट्स में डिवाइड रहता है। तो दायां हो गया तीन, बायां हो गया दो, तो तीन और दो आप लोगों की किसमें है? सी ऑप्शन में है, इसीलिए 21 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। आगे देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। मानव में सांस लेते समय अंतः श्वसन की क्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? अंतः श्वसन की प्रक्रिया हम लोगों से पूछी है। वायु अंदर जाती है तो पसलियां अंदर जाती है? बिल्कुल नहीं भाई, वायु अंदर जाएगी तो पसलियां बाहर आएगी, ये तो नहीं होगा। वायु बाहर निकलेगी तो पसलियां अंदर आ जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। वायु बाहर निकलती है तो पसलियां बाहर आती है, ये भी गलत हो जाएगा। भाई वायु वायु अंदर जाती है तो पसलियां बाहर आती है, और डायफ्राम क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। भाई वायु अंदर जाएगी तो ही तो पसलियां बाहर आएगी, वायु खुद ही बाहर जा रही है तो पसलियां बाहर आ जाएगी। तो वायु अंदर जाएगी तब पसलियां बाहर आएगी, पसलियां बाहर आएगी तो डायफ्राम भी नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के डी विल बी
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कभी कभी अधिक व्यायाम करने के बाद में हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है, इसका प्रमुख कारण, यानी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जल्दी जल्दी श्वसन करने की कोशिश करते हैं। अब जल्दी जल्दी श्वसन करते हैं यानी कि हम लोग कृत्रिम ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द होता है। वायवीय श्वसन होता है भाई, वायवीय श्वसन तो होता नहीं है, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि हमारे शरीर में उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वायवीय श्वसन नहीं होगा। अवायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल बनता है। अल्कोहल नहीं बनता है, अल्कोहल हमेशा किण्वन की क्रिया में बनता है, यहाँ पर किण्वन की क्रिया नहीं हो रही है। तो अवायवीय श्वसन होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमारे जो शरीर है उसके अंदर क्या होता है, ऐंठन होती है और हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव है, ये सभी के सभी जलीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? ये सभी क्लोन द्वारा श्वसन करते हैं भाई। व्हेल, शार्क, ये डॉल्फिन, मछलियां, ये सभी जो है वो बड़े बड़े जो है वो जीव जंतु है, तो ये सभी के सभी क्लोन द्वारा श्वसन नहीं करते हैं। व्हेल जो होती है वो भाई, छोटी छोटी मछलियां तो क्लोन द्वारा सांस लेते हैं, बात ठीक है, लेकिन व्हेल हमेशा फुफ्फुस के द्वारा करती है। शार्क और डॉल्फिन भाई, शार्क जो होती है वो क्या करती है, वो जो होती है वो शल्क जो होते हैं उनके माध्यम से श्वसन करती है। तो व्हेल और डॉल्फिन ये दोनों जो होती है वो फुफ्फुस के माध्यम से श्वसन करती है, तो यहाँ पर 24 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। मछली यानी मत्स्य में क्लोम यानी कि गिल्स का क्या काम होता है? जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, जल में अपशिष्ट पदार्थों को, भाई जल के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को क्यों उत्सर्जित करेगा मछली? वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना। वायुमंडल से मछली कभी भी ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करती है। मछली जो होती है वो हमेशा जल में उपस्थित या विलय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करने का काम करती है, तो 25 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, यानी मरोड़ और खिंचाव होते हैं, दर्द होते हैं, ऐसा क्यों होता है? यानी कि बहुत ज्यादा जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे शरीर में क्या बनता है, ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में परिवर्तित न होना, पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित न होना, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित न होना, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाना। भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी पेशियों में जो क्रैम्प्स आते हैं, मरोड़ आते हैं, खिंचाव आते हैं, शारीरिक दर्द होता है, थकान होती है, वो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होती है। तो इन चारों में से लैक्टिक अम्ल सिर्फ एक ही चीज में बन रहा है, एक ही ऑप्शन में, वो है हमारा बहुत ही प्यारा डी ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 26 क्वेश्चन श्वसन तंत्र के रिगार्डिंग डिस्कस किए। अगर आप लोग क्लास वीडियो यानी कि वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को नीचे इसकी आंसर की भी जो है वो साथ ही साथ मिल जाएगी, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।